हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। पहला लेक्चर इसका हो चुका है। अब आज चलेगा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है ना। पहले लेक्चर में पहले क्लास में हमने ये बताया था कि द्विघात समीकरण में विवेचक, पहली बात ये है कि द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है। दूसरा, द्विघात समीकरण का विवेचक विविध कर, जिसको हम डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं, वो निकालना सीखे थे। ठीक है, आज क्लास में हम डिस्क्रिमिनांट के आधार पर, विवेचक के आधार पर ये बताएंगे, मूलों की प्रकृति बताएंगे। ठीक है, तो आज क्लास में आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आज जितना भी सवाल करवाएंगे वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप बोर्ड्स एग्जाम में, किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बना रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अल्टरनेट डे पे क्लास लेते ही रहते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको क्लास को देखकर आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स में उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज क्लास में। क्या है आज, क्या खास करने वाले हम लोग, जैसा कि बताया द्विघात समीकरण से विवेचक निकाले थे और उस विवेचक के आधार पे बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ द्विघात समीकरण ऐसे भी होते हैं जो उसका जो हल होता है वो वास्तविक नहीं होता है। कुछ द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं जिसका हल वास्तविक नहीं होता है। सपोज हमने एक निकाला x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1। अगर इसको बोलेंगे द्विघात, ये द्विघात समीकरण हो गया बराबर 0। अगर बोलेंगे इस द्विघात समीकरण का मूल निकाले तो आप क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे, जैसे द्विघाती बहुपद में सिखाया जाता है। x² मिडिल वाले पद को, बीच वाले पद को दो जगह डिवाइड करना है ना, x प्लस x मिलकर क्या हो गया 2x प्लस 1। यहाँ से चार पद, इन दोनों में हमें कॉमन लेना है। x² x में कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। वो x प्लस 1 में 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 फिर से कॉमन होगा। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर में क्या 0। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब दोनों गुणनखंड को हम क्या करना है, बराबर 0 करेंगे। दोनों को अलग अलग निकालेंगे। x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 बट्टे x प्लस 1, इट मीन्स 0 होगा। फिर यहाँ से x प्लस 1 निकालेंगे, 0 बट्टे x प्लस 1 0 ही होगा। एक को उस साइड शिफ्ट कर दो दाईं ओर -1, इस वाले को भी -1, तो हो गया x का 2 मान आया। मतलब इस द्विघात समीकरण का 2 मूल आया है, x -1, दूसरा भी x क्या है -1। देखो ऐसा भी होता है ना, कोई द्विघात समीकरण आपको ऐसा दिखने को मिलेगा जनरली वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब x का मान आप निकाल ही नहीं सकते हो। जैसे हम बता रहे हैं, एक सवाल लेता हूँ समझ में आ जाएगा। x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करना है, इसका मूल निकालना है, मतलब हल निकालना है, x का मान निकालना है, तो आप देखो कैसे निकाल सकते हैं। बीच वाले पद को दो जगह डिवाइड करना है, जोड़कर या घटाकर आना चाहिए और गुना करके साथ आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड में होता है। x² 5x हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x, अब प्लस में क्या 7 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 3, और यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा, या तो आप 3 2 5, लेकिन 3 2 7 लाना है गुना करके। जोड़कर तो 5 आ रहा है, लेकिन गुना करके हमें 7 लाना है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्या कोई ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़कर 5 लाएंगे या घटाकर 5 लाएंगे और गुना करके आप 7 ला सकते हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकल पाएगा। अगर निकलेगा तो इसका अवास्तविक मूल होगा। ठीक है, अवास्तविक होगा। तो बताना यही चाह रहा हूं कि जिसका वास्तविक मूल है, किसका अवास्तविक मूल है, वो आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए दिए गए द्विघात समीकरण का आप d निकालोगे। ठीक है, d निकालना, यहाँ से d निकालेंगे। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि किसका मूल वास्तविक है, अब वो इसका मूल क्या होगा वो निकालना है। सबसे पहले d निकाल के आप पहचानोगे, विवेचक का मान निकाल के पहचानना है आपको कि किस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है या किसका अवास्तविक है। यहाँ से इस द्विघात समीकरण का हमने b² - 4ac के आधार पर d का मान निकाला।
अब इसमें a होगा 1, b होगा 2, c होगा क्या 1। b का मान रख दो, b होगा आपका 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 इंटू 4 इंटू a हो गया आपका 1 और c हो गया आपका 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 4, घट करके आ गया आपका 0 आ गया। यहाँ 0 आ गया। अब इस देखो d का मान 0 के बराबर आया, यहां निकालेंगे d का मान, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है कि b की वैल्यू है यहाँ दिया हुआ आपका 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है आपका 7, 25 माइनस 28, ये घटा कर आ गया आपका माइनस 3, मतलब d का मान 0 से छोटा। याद रखना जब 0 का मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। मूल हो जाएगा आपका अवास्तविक। उस द्विघात समीकरण का एक्चुअल में रियल में मूल नहीं आएगा, अगर आएगा तो अवास्तविक आएगा। तो हमेशा याद रखना है जब कभी भी d का मान 0 से छोटा आया है तो मूल अवास्तविक, इसका रियल में मूल नहीं आएगा, वास्तविक नहीं आएगा, अवास्तविक आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जब d का मान 0 के बराबर या d का मान 0 से बड़ा, इन दोनों कंडीशन में मूल उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होगा। वास्तविक का सेंस क्या हुआ कि उस द्विघात समीकरण का मूल 100% आएगा। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखो पहले क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट गुणनखंड करके मूल नहीं निकालें। सबसे पहले आप ट्राई करो कि क्या उसका डी, जनरली ऐसा कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिसके बीच वाले पद को 2 जगह डिवाइड करते हैं, जोड़ कर घटाकर किनारे में लाकर गुना करते हैं, तो किसी किसी में ऐसा होता है। लेकिन जब कभी भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा कि कौन सी 2 संख्या हम चुनें ताकि उसको जोड़ कर या घटा कर मिडिल वाला पद आए, बीच वाला पद आए, और गुना करने पर आपस में लास्ट वाला पद आए, सी वाला अचर पद आए। जनरली सी नहीं होता है बल्कि सी और यहाँ का गुणांक होता है, दोनों को गुना करके बराबर आता है, ऐसा ही होता है। तो अगर जब कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो बेहतर तरीका ये है कि आप उस द्विघात समीकरण का डी निकाल लेना। अगर डी का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, अगर 0 से छोटा आया तो कभी ज़िंदगी में इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं आएगा, वास्तविक मूल नहीं आएगा। अगर आएगा तो अवास्तविक होगा, अनरियल होगा, जिसको आयोटा के फॉर्म में भी लिखते हैं। आयोटा के फॉर्म में वो बताएंगे मैं कैसे होता है ना। आई स्क्वायर बराबर होता है -1, आई क्यूब होता है -i, इस फॉर्म में आयोटा के फॉर्म में होगा, ऐसा होता है। चलो देखते हैं कि डी के आधार पे आप कैसे पहचानेंगे कौन मूल वास्तविक है कौन, उसके लिए फार्मूला पहले तैयार करते हैं। देखो सबसे पहले हम कुछ सवाल 3 सवाल लेते हैं, 3 द्विघात समीकरण लेते हैं, उसको हम पहले डी निकालेंगे और उसका आपको मूल निकाल के दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में फार्मूला होता कैसे है। पहला सवाल ले लो, अभी हम जस्ट सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2x प्लस 1 बराबर का क्या 0। इसका सबसे पहले हम डी निकालते हैं। ठीक है, तो a होगा आपका, अभी रफ बनाते हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। a हो गया 1, b हो गया आपका 2, c हो गया 1। ठीक है, ए बी सी व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरह से हमने कंपैरिजन किया, ए और बी सी का मान निकाला। सबसे पहले निकालते हैं डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये हुआ बी का मान हो गया आपका 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए हो गया आपका 1, सी हो गया आपका 1, मतलब 4 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका क्या 0, डी का मान हो गया 0। इसका द्विघात समीकरण से हमने इसको द्विघाती गुणनखंड द्वारा हमने इसका गुणमूल निकाला है, इसका गुणनखंड किया है, तो x का मान क्या आया था -1, दूसरा भी मान क्या आया था x का मान -1। इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर ध्यान देना है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर में क्या 0, या 1 नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे डी का मान, चेक करेंगे कि मूल इसका कैसा होगा। b1 c हो जाएगा आपका, b हो गया आपका 5, c हो जाएगा आपका 6। डी निकालते हैं, क्या होगा, बी स्क्वायर
-4ac। b कितना दिया हुआ आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a दिया हुआ 1, 80 दिया हुआ आपका 6, ये हो गया आपका 25 माइनस 4 छक्के 24। d का मान आ गया 1। यहाँ d का मान 1 आया है, यहाँ d का मान क्या है आपका 0 आया। ध्यान देना एकदम, d यहाँ d है 0, यहाँ d है 1। अगर इसको द्विघात गुणनखंड द्वारा अगर इसका x का मान निकालते, मूल का मान निकालते, तो देखो कैसे आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर में क्या 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर में क्या 0। x प्लस 3 फिर से कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। मतलब x का मान -3, x का मान आपका -2। अभी हम रफ बना के दिखाता हूँ। इस द्विघात समीकरण का हमने मूल निकाला, तो इसका दो द्विघात समीकरण है, 2 मूल होगा, एक -3 दूसरा -2। इस द्विघात समीकरण का हमने मूल निकाला, 2 द्विघात समीकरण है, 2 मूल होगा। इस द्विघात समीकरण का मूल होगा -1 और दूसरा भी क्या होगा -1। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर में क्या 0। अभी सेम सवाल लेते हैं, इससे पहले a निकालते हैं, a का मान 1, b का मान क्या हो गया आपका 5, c का मान हो गया आपका 7, d निकालते हैं क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान क्या है 7, 25 माइनस 4 सत्ते 28, क्या आया मान d का -3। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा ही नहीं निकाल सकते हो। कोई ऐसा 2 पद का सिलेक्शन करो, चुनो, ताकि जोड़कर या घटाकर 5 आना चाहिए और गुणाकर को आपस में 7 आना चाहिए। ऐसी कोई 2 संख्या है ही नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है तो बताओ क्या होगा। अगर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन ऐसी 2 संख्या होगी ताकि जोड़कर घटाकर हम 5x लाते हैं और गुणा करके 7 एक साथ ही कहीं 7 लाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। इसका रीज़न ये है क्योंकि d का मान जो आया वो 0 से छोटा आया है। यहाँ d का मान क्या है 1 से बड़ा, 0 से बड़ा आया। यहाँ d का मान 0 आया, मतलब 0 के बराबर आया। तो इससे ये समझ में आया कि जब कभी भी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालते हैं, तीनों का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इन तीनों द्विघात समीकरण का हमने विवेचक निकाला अलग अलग। ठीक है, तीनों में तुलना करेंगे तो इसका विवेचक निकालने का d का मान 0 आया, यहाँ d का मान 1 आया, यहाँ d का मान -3 आया। इस वाले द्विघात समीकरण में विवेचक जो है वो 0 से बराबर है, 0 के बराबर है। और इस वाले द्विघात समीकरण में विवेचक है वो 0 से बड़ा है, और इस वाले में द्विघात समीकरण में d का मान 0 से छोटा है। इस वाले में छोटा है, d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस में होगा, 0 से छोटा -1 -2 -3, माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो सारी संख्या क्या होती है माइनस से छोटी होती है, 0 से छोटी होती है। तो जब कभी भी d का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, क्योंकि वहाँ मूल हमने निकाल लिया है। -1 -1 ये तो क्या है, मूल ही तो है, इसका मूल है, इसका मान है। यहाँ -3 -2 ये भी क्या है, मूल तो है इसी द्विघात समीकरण का, इसलिए क्योंकि d का मान 0 से आपका बड़ा है। इसीलिए इस वाले में क्या है कि d का मान 0 से छोटा है, इसलिए इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, अवास्तविक मूल होगा। इन दोनों का क्या होगा, आपका वास्तविक मूल होगा, दोनों का वास्तविक मूल, इसका अवास्तविक मूल। अब वास्तविक वाले में देखना है कि अगर मूल वास्तविक हो तो x का मान यहाँ -1, इस वाले में x मतलब मूल का मान -3 -2। तो ये समझ में आया कि जब कभी भी d का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो ये समझ में आता है कि मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन मूल समान होगा उस वाले में जिसमें d का मान 0 के बराबर है। इसमें d का मान 0 के बराबर, तो दोनों मूल जो आया वो -1 -1 दोनों मूल बराबर है। यहाँ क्या है -3 -2 दोनों मूल बराबर नहीं है ना, यहाँ दोनों मूल बराबर नहीं है, यहाँ दोनों मूल बराबर दिया हुआ आपका। मतलब समझ में आया कि जब d का मान 0 के बराबर तो मूल वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो है ही, लेकिन दोनों मूल समान नहीं है। और इस वाले में क्या है कि मूल अवास्तविक है। मूल अब कैसा है, बराबर है या मतलब समान है या असमान है, उसकी बात होगी नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें मूल का मान हमने निकाल ही नहीं पाया।
क्योंकि मूल अवास्तविक है। जीरो के केस में, जीरो से छोटा वाले के केस में अवास्तविक है, मूल का कोई मान ही नहीं आता है। जीरो से बड़ा वाले के केस में दोनों मूल असमान है। डी का मान जीरो के केस में क्या होता है, दोनों मूल समान होता है। इसी आधार पे अब हम फार्मूला तैयार करते हैं। ठीक है, चलो फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं आप लोग। विवेचक मूलों की प्रकृति। विवेचक में क्या होगा, जब d का मान जीरो है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, जब d का मान जीरो के बराबर है तो मूल वास्तविक है और समान होगा। याद रखना है, मूल वास्तविक समान होगा। जब d का मान जीरो से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। अभी मैंने बताया कि जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होगा। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ असमान होगा, दोनों मूल का मान बराबर नहीं होगा, असमान होगा। एक फार्मूला बताना है मूलों की प्रकृति द्वारा, है ना, वो उसमें ये समझ में आएगा कि उस फार्मूले से आप जितने भी द्विघात समीकरण हैं, मतलब वास्तविक द्विघात समीकरण जो होगा उसका आप मूल निकाल सकते हो। ठीक है, एक होगा d का मान जीरो से छोटा, तो इसमें बिना देख के आप बोल सकते हो कि मूल क्या होगा, अवास्तविक। मूल समान असमान की कोई बातें नहीं होगी, क्योंकि इसमें मूल निकाल ही नहीं सकते अवास्तविक की कंडीशन में। ये तीनों फार्मूला आप याद रखोगे, इसी आधार पे हम सवाल बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताएं। चलो मैं 2-3 सवाल लेके दिखा देता हूँ, और उसी आधार पे आप जितने भी एनसीईआरटी में सवाल देखेंगे इस टाइप का आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, पहला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर क्या क्या, 0। इस आधार से हम निकालेंगे सबसे पहले d का मान। d का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है बताओ। यहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है ना, पहले इसको व्यापक रूप मानना है, फिर इसको इसके गुणनांक को लिखना है, फिर d का मान निकालना है, उसके बाद बताना है मूलों की प्रकृति क्या होगा। इस अनुसार इसका व्यापक रूप लिखते हैं। क्या होगा व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। a हो गया आपका a के x स्क्वायर के गुणनांक में 1 है, यहाँ a है, तो a बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। b होगा आपका क्या 5, c होगा क्या आपका -4, a1 b 5 c हो गया -4। यहाँ से निकालते हैं d का मान, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 80 होगा आपका -4। ये हो गया आपका 25, ये हो गया 4 चौका 16 प्लस 16, दोनों को जोड़ने पर आ गया कितना आपका 5 6 11 41 हो गया, है ना, 41 हो जाएगा। तो d का मान क्या है बताओ 41, जो कि 0 से क्या है बड़ा। तो जब d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा, मूल होगा आपका क्या, d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान है, ये हो गया आपका आंसर। मूल वास्तविक और असमान होगा। चलो दूसरा सवाल ले लो, मूलों की प्रकृति बताना है। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x अब प्लस 3 बराबर में क्या 0। इस वाली द्विघात समीकरण का हम मूलों की प्रकृति बताना है। सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे, क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में क्या 0। यहाँ से a बराबर क्या होगा आपका 2, b बराबर क्या होगा आपका बताओ -2 रूट 6, है ना, और c क्या होगा आपका 3, c होगा आपका 3। ठीक है, निकालेंगे क्या d, क्या होता है d, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या हो गया आपका -2 रूट 6 का होल स्क्वायर, अब -4 गुने a हो गया आपका 2, c हो गया आपका 3, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 त्रिक 24, है ना, 6 चौका 24 माइनस 24 आ गया क्या 0, मतलब d का मान 0 के बराबर आ गया है। तो अतः मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा ही, और साथ साथ इस द्विघात समीकरण का 2 मूल आएगा, मतलब x का 2 मान आएगा, वो दोनों मूल क्या होगा आपस में समान होगा।
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 2x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम मूलों की प्रकृति बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले व्यापक रूप लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, बोलो क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर क्या होगा, यहाँ से आपका -3 और c हो जाएगा आपका 3। d निकालना है, क्या होगा, b² माइनस 4ac, b क्या दिया हुआ है -3 का स्क्वायर, 4 गुने 1 दिया हुआ है कितना आपका बताओ, a दिया हुआ है 2 और c दिया हुआ है 3, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -4 दूना 8 त्रिक 24, घटा कर आएगा 14 में 9 गया -15 आ गया। ठीक है, मतलब d का मान -15 है जो कि 0 से छोटा है, इसलिए क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। इसको ध्यान रखना है कि मूल क्या होगा आपका अवास्तविक होगा। तो इस तरह के सवाल जनरल ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का ज़्यादा होता है। और एक और सवाल पूछेगा, इसमें क्या होगा कि देखो अभी हम जो सवाल कर रहे थे, आपको एनसीईआरटी में देखोगे जरूर, एनसीईआरटी के बुक में देखोगे कि मूल जो भी है उसमें मूलों की प्रकृति बताना है। लेकिन अब जो हम एक सवाल करेंगे उसमें क्या होगा कि मूलों की प्रकृति दिया रहेगा, मूल वास्तविक या समान दिया रहेगा या वास्तविक असमान दिया रहेगा या अवास्तविक दिया रहेगा। तो उस टाइम पे आप क्या करना है, आपको मतलब उस द्विघात समीकरण में जो k का मान होगा या m का मान होगा या अचर का पद जो होगा उसका मान निकालोगे। ठीक है, देखो एक नया तरह का सवाल है, k के किस मान के लिए है ना, k के किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान है। द्विघात समीकरण ले लेते, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 0। तो इस द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और समान का कंडीशन दिया हुआ है। तो सवाल है कि यहाँ पे k का मान क्या होगा ताकि उस मूल का, उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो और असमान हो। ठीक है, तो इसका जो स्टेप फॉलो करना है वो सबसे पहले वही करोगे आप। क्या करना है, आप d का मान निकालो। व्यापक रूप लिख लेते हैं, कैसे बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c। सबका एक ही तरीका है, कंपैरिजन करके a का मान हो गया यहाँ से k, तो कंपैरिजन करके a का मान आपका हो गया k, b का मान हो गया आपका 2 और c का मान हो गया आपका 1। निकालेंगे d। देखो अब कंडीशन में क्या, समझो पहले कंडीशन दे रखा है, शर्त दे रखा है कि मूल वास्तविक है और असमान है। तो यहाँ पर लिख लो, चूंकि दिया हुआ है क्या, मूल वास्तविक और असमान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि d का मान असमान वास्तविक होने की स्थिति में मूल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा d का मान। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ इसलिए ऐसा हुआ, d का मान 0 से बड़ा, मतलब b² माइनस 4ac 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब b दिया हुआ आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a दिया हुआ आपका k और c दिया हुआ आपका 1, 0 से बड़ा है। ये हो गया 4 माइनस 4k, 0 से क्या होगा, बड़ा। 4 माइनस 4k, यहाँ इस समीकरण से हम k का मान निकालेंगे। तो 4 तो है ऑलरेडी, माइनस 4k उस साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, नहीं प्लस 4k होगा ना, यहाँ से 4/4 हो जाएगा आपका, 4k/4, दोनों तरफ हमने 4 से भाग किया है, तो इधर होगा आपका 1। मतलब ये हुआ कि k का मान छोटा होगा 1 से, k का मान 1 से छोटा होगा। ये आया आंसर। k के किस मान के लिए, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस मान के लिए मूल वास्तविक है और असमान है, तो k का मान 1 से छोटा होगा, ये कह रहा है। 1 से छोटा मान अगर रखते हैं यहाँ पर k का मान, अब k 1 से छोटा क्या होता है, 1 से छोटा 0 हो गया। अब 0 रखेंगे तो याद रखना है कि वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा फिर। ठीक है, k का मान -1 रखते हैं, -2 -3, मतलब कोई भी मान 1 से छोटा रखते हैं तो उन सभी मान के लिए मूल क्या होगा, उस टाइम पर वास्तविक होगा और
असमान होगा। लेकिन जब k का मान 1 से बड़ा रखते हैं तो फिर उस टाइम पे वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आया ये ऐसे आया। बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे आपको इसी आधार पे कि k का मान निकाले या m का मान निकाले दिए गए द्विघात समीकरण से, उस कंडीशन दे देगा आपको कि मूल वास्तविक है, समान है, मूल वास्तविक है, असमान है। इसी तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, तो आज क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास में हम ये बताएंगे कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक के आधार पे मूलों का मान निकालेंगे। अगले क्लास में एक फार्मूला बताना है हमें, द्विघात सूत्र कहते हैं। उस द्विघात सूत्र से एक फार्मूला आपको तैयार किया जाएगा और उससे ये बताना है आपको कि मूलों की प्रकृति के आधार पर मूल का मान क्या होगा, वो निकालेंगे अगली क्लास में। ठीक है।